बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा बायोलॉजी का जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है अम्बिलिकल वेसिकल और तो बच्चों आज हम लोगों ने अम्बिलिकल वेसिकल और एलेंटॉइड्स के बारे में पढ़ना है। देखते हैं कि हम इसमें आज के लेक्चर में हम क्या आज जो है वो कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज अम्बिलिकल वेसिकल। अम्बिलिकल वेसिकल है क्या, सिग्निफिकेंस एंड फेट ऑफ अम्बिलिकल वेसिकल। उसके बाद एक और होता है मेटल्स डाइवर्टिकुलम, हम आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद एलेंटॉइस और उसकी फेट क्या है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है अम्बिलिकल वेसिकल और एलेंटॉइस। ये आप लोगों ने सेकंड और थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट जब पढ़ा था उस वक्त भी पढ़ा होगा। हम थोड़ा सा पीछे से भी कवर करेंगे उसको, और उसके बाद नेक्स्ट जो है इसकी फेट सिग्निफिकेंस वगैरह जो है वो हम आज देखेंगे। ठीक है। So first of all, what you should know about umbilical vesicle. Umbilical vesicle basically एक sac like structure होता है जो कि बनता कहाँ से है, formed from the exocoelomic cavity of a blastocyst। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा अपने जहनों पे जोर देना होगा और आप लोगों को अपना पिछला नॉलेज जो हम लोगों ने सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ा था उसको रिकॉल करना होगा। मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। अम्बिलिकल वेसिकल को सैक एक स्ट्रक्चर है जो कि बनता है फ्रॉम द एक्सोसिलोमिक कैविटी ऑफ ए ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं द सैक ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स में कोरियन, एमनियन, अम्बिलिकल वेसिकल, एलेंटॉइड्स वगैरह आते हैं। तो बेसिकली इट इज ऑल्सो नोन एज द सैक ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन दैट इज लोकेटेड वेंट्रल टू द एम्ब्रियोनिक डिस्क। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डिस्क आप लोगों को याद होगा बनी थी और उसके वेंट्रली जो है उससे पीछे एक एमनियोटिक कैविटी थी। उसके वेंट्रली जो होगा ये हमारे पास एम्बिलिकल वेसिकल होगा। एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ गट ट्यूब, और जब ये गट ट्यूब बन जाएगी तो ये बेसिकली इट इज कनेक्टेड टू द मिड गट। ठीक है, तो ये मिड गट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। कैसे कनेक्ट होगा वो मैं आगे बताती हूँ बाय द सेकंड मंथ ऑफ डेवलपमेंट। और दिस कनेक्शन हैज बिकम द नैरो योक स्टॉक। ठीक है, तो नैरो योक स्टॉक जो है वो उसके थ्रू जो है ये कनेक्शन होगी विद द थ्रू द मिड कट। तो ये तो था बेटा कि व्हाट इज अम्बिलिकल वेसिकल। अब हम लोग आगे देखते हैं। हमारे पास ये कुछ डायग्राम्स हैं आप लोगों का जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में। तो आप लोगों के पास अर्ली ब्लास्टोसिस्ट, लेट ब्लास्टोसिस्ट जब आया था जो कि इम्प्लांटेशन से पहले, उस वक्त हमारे पास जो ब्लास्टोसिस्ट था उसका स्ट्रक्चर क्या था कि एक इनर सेल मैस था। अगर आप लोग लो इसको कॉन्सेप्शन से, वो इम्प्लांटेशन से पहले, तो हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट जो था उसका एक इनर सेल मैस था यहाँ पर और एक आउटर सेल मैस था। इनर सेल मैस को हम लोगों ने एम्ब्रियोब्लास्ट का नाम दिया था, आउटर सेल मैस को हम लोगों ने प्रोफोब्लास्ट का नाम दिया था। ठीक है, अब जो है और बीच में इनके कैविटीज थी विच वाज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। ठीक है, अब होता क्या है कि जब एम्ब्रियोब्लास्ट ये जो कॉन्सेप्टस है ये इम्प्लांट होगा तो उस वक्त चेंजेस होंगी सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में। अगर हम बाहर से बात करें तो सबसे पहले ट्रोफोप्लास्ट जो होगी वो दो लेयर्स में डिवाइड होगी। एक बाहर वाली सिंसिटिव ट्रोफोप्लास्ट होगी, अंदर वाली साइटोट्रोफोप्लास्ट होगी। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि ये फर्दर जो है वो कॉरियन बनाएंगे और आगे जो है वो बेसिकली प्लेसेंटा की डेवलपमेंट में रोल प्ले करेंगे। हम इसको नहीं देखेंगे, हम एम्ब्रियोब्लास्ट को आज देखेंगे। एम्ब्रियोब्लास्ट जो था बेसिकली इनर सेल मैस था। एम्ब्रियोब्लास्ट के अंदर सबसे पहले जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एम्ब्रियोब्लास्ट के सेल्स के अंदर एक स्मॉल स्पेस अपीयर होती है, स्लिट लाइक स्पेस, जो कि क्या बनाती है, एमनियोटिक कैविटी। ठीक है, और एमनियोटिक कैविटी को लाइन करते हैं एमनियन, बेसिकली सेल्स जो कि डिराइव होती है फ्रॉम द एपिब्लास्ट। ठीक है, एपिब्लास्ट के सेल्स जो होते हैं वो वहाँ से एमनियोब्लास्टिक सेल्स ओरिजिनेट होते हैं जो कि एमनियन को लाइन करते हैं। इसके अलावा एपिब्लास्ट जो होता है ये फ्लोर बनाता है एमनियोटिक कैविटी की। इसके अलावा एपिब्लास्ट के अलावा हमारे पास अब जो एम्ब्रियोब्लास्ट था, इनर सेल मास था, वहाँ पर एम्ब्रियोनिक डिस्क जो है वो डेवलप होगी। ठीक है, उसमें एम्ब्रियोनिक डिस्क में क्या थी, दो लेयर्स थी, बाइलेमिनर
जर्म डिस्क जिसमें एक एपिब्लास्ट है और एक हाइपोब्लास्ट है, ठीक है। दिस वन इज दी हाइपोब्लास्ट और ये हमारे पास ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी थी। अब होता क्या है कि ब्लास्टोसिस्ट जो होते हैं वहाँ से कुछ फ्लैटेंड सेल्स जो होते हैं वो ओरिजिनेट करते हैं। ये बेसिकली डे 9 की पिक्चर है जिसमें क्या दिखा रहे हैं कि ब्लास्टोसिस्ट है ये, सॉरी हाइपोब्लास्ट है। बायोलेमिनार जो जर्म डिस्क है उसकी दो लेयर्स है, एक एपिब्लास्ट एक हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट से कुछ फ्लैटेंड सेल्स जो होंगे वो ओरिजिनेट करेंगे और एक थिन मेम्ब्रेन बना देंगे, ठीक है। फ्लैटेंड सेल्स ओरिजिनेट करेंगे, थिन मेम्ब्रेन बना देंगे जो कि लाइन करेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट को। दिस वन इज द साइटोट्रोफोब्लास्ट जो कि इनर लेयर है ट्रोफोब्लास्ट की। ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है, इसकी इनर साइड पे ये कुछ फ्लैटेड सेल्स है ये वाले, ठीक है। इनर साइड पे फ्लैटेड सेल्स हैं जो कि लाइन करेंगे इस ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी को, ठीक है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? फ्रॉम द हाइपोब्लास्ट। ये हाइपोब्लास्ट से जब ये सेल्स ओरिजिनेट होंगे फ्लैटेड सेल्स जो कि लाइन करेंगे ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी को, तो ये कैविटी जो होगी एंड देन इट इज चेंज इनटू न्यू कैविटी बन जाएगी एंड देन इट इज नोन एज एक्सोसिलोमिक कैविटी, ठीक है। और ये जो सेल्स लाइन बने थे हाइपोब्लास्ट से, these cells are known as एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो होता क्या है, पहले ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी थी, हाइपोब्लास्ट से फ्लैटेंड सेल्स ओरिजिनेट करेंगे, वो लाइन करेंगे इनर सरफेस ऑफ द साइटोट्रोफोब्लास्ट, दीज सेल्स और एक मेम्ब्रेन बना देंगे। दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन। और एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन जब लाइन करेगी ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी को, देन दिस कैविटी इज नोन एज एक्सोसिलोमिक कैविटी, ठीक है। ये तो हो गया डे 9 पे। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बेटा बनता है हमारे पास, और ये एक्सोसिलोमिक कैविटी बेसिकली क्या बनाती है, प्रिमिटिव यॉर्क सैक, ठीक है। प्रिमिटिव यॉर्क सैक, हम अम्बिलिकल वेसिकल को यॉर्क सैक भी कहते हैं, लेकिन हम यॉर्क सैक प्रॉपर यूज के लिए यूज नहीं करते टर्म, क्योंकि इन ह्यूमंस हमारे पास यॉर्क सैक के अंदर यॉर्क नहीं प्रेजेंट होता। इस वजह से हम इसके लिए ऑल्टरनेटिव टर्म जो है अम्बिलिकल वेसिकल यूज करते हैं। बहरहाल ये एक्सोसिलोमिक कैविटी जो है वो प्रिमिटिव यॉर्क सैक बनाएगी। नेक्स्ट डे 9 पे क्या होगा हमारे पास, कि अब ये जो एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन थी और साइटोट्रोफोब्लास्ट, यहाँ पर ये दोनों लेयर्स हैं एक दूसरे के साथ। अब डे 9 पे इन दोनों के दरमियान में एक लूज कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर है वो अपेयर होगी, ठीक है। यहाँ पर दिस वन इज द एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन, साइटोट्रोफोब्लास्ट, इनके दरमियान में ये जो है मेम्ब्रेन बेसिकली लूज कनेक्टिव टिश्यू अपेयर होगा इन दोनों के दरमियान में। और दिस लूज कनेक्टिव टिश्यू विल नोन एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है। ये दोनों लेयर्स एक दूसरे के साथ सेपरेट होंगी बाय एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। सो डे 9 के बाद हमारे पास एक न्यू लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू अपेयर हो जाएगी बिटवीन द एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन एंड द साइटोट्रोफोब्लास्ट व्हिच इज नोन एज एक्स्ट्रा मेसोडर्म, ठीक है। अब क्या होता है, आप लोगों को ये सब कुछ आप लोग पहले पढ़ चुके हो। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो है, जब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बन गई है तो अब ये जो एक्सोसिलोमिक कैविटी थी इसको हम प्राइमरी एम्बिलिकल वेसिकल का नाम भी देंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के अंदर अब आप लोगों को याद होगा कि इसके अंदर मल्टीपल स्पेसेस, आइसोलेटेड स्पेसेस अपेयर हो जाएंगी। और ये आइसोलेटेड स्पेसेस जब एक दूसरे के साथ मिलेंगी तो ये एक कैविटी बना देंगी, ठीक है। यहाँ पर एक कैविटी बन जाएंगी और इसको हम एक्सोसिलोमिक कैविटी का नाम देंगे या फिर कोरियोनिक कैविटी, सिलोमिक कैविटी या फिर कोरियोनिक कैविटी होगी, ठीक है। और ये कैविटी जब बनेगी तो ये कैविटी जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म को दो लेयर्स में डिवाइड करेगी। एक लेयर जो कि जस्ट इमीडिएटली आउटसाइड द प्राइमरी एम्बिलिकल वेसिकल के बाहर होगी और एक जो होगी वो साइटोट्रोफोब्लास्ट के साथ होगी। नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। अब ये जो है हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के अंदर कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी अपेयर होगी है जिसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम का नाम दिया है। और ये फर्दर बाद में जो है कोरियोनिक कैविटी में चेंज होती है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी जब बनेगी तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो है वो दो लेयर्स में स्प्लिट हो जाएगी। एक होगी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सप्लेंटिक मेसोडर्म जो कि प्राइमरी एम्बिलिकल वेसिकल को, जब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बना था तो हम लोगों ने जो एक्सोसिलोमिक कैविटी थी उसको हम लोगों ने प्राइमरी एम्बिलिकल वेसिकल का नाम दिया था, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सप्लेंटिक मेसोडर्म जो होगी वो प्राइमरी अम्बिलिकल वेसिकल और एमनियन को सराउंड करेगी, जबकि बाहर की तरफ जो साइटोट्रोफोब्लास्ट के साथ लिंक होगी वो होगी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मेसोडर्म। और इन दोनों के बीच में हमारे पास होगी कैविटी, ठीक है, जिसको हम लोगों ने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम का नाम दिया है विच इन फ्यूचर नोन एज कोरियोनिक कैविटी। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे ही एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म दो लेयर्स में डिवाइड हुई है, ठीक है, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम बनी है, जो प्राइमरी एम्बिलिकल वेसिकल है वो क्या हो रहा है,
डिक्रीज हो रहा है साइज में। दिस वन इज द प्राइमरी अम्बिलिकल वेसिकल, कि आहिस्ता आहिस्ता इसका साइज डिक्रीज हो रहा है और ये तकरीबन डे 13 पे होता है, साइज इसका डिक्रीज होता है। और जब साइज डिक्रीज होता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये पिंच ऑफ हो जाता है। इस डायग्राम में आप लोगों को ये पिंच ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। पिंच ऑफ हो जाएगा और एक नई कैविटी बन जाएगी विच इज नोन एज सेकेंडरी अम्बिलिकल वेसिकल। ठीक है, प्राइमरी के बाद क्या बना, सेकेंडरी में, और एक सेकेंडरी एम्बिलिकल वेसिकल बना देगा। सेकेंडरी एम्बिलिकल वेसिकल जो होगा वो अब ये नई कैविटी बनती है विच इज नोन एज सेकेंडरी एम्बिलिकल वेसिकल, और प्राइमरी जो है वो प्री स्टॉप हो गया फ्रॉम द सेकेंडरी से। ठीक है, ये तो था बेटा हम लोगों का कि ये अम्बिलिकल वेसिकल का स्ट्रक्चर बेसिकली बना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी थी। ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी को जब लाइन किया है एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन ने, तो देन दिस विल बी चेंज इनटू प्रिमिटिव यॉर्क सैक। प्रिमिटिव यॉर्क सैक जब एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन और साइटोट्रोफोब्लास्ट की दरमियान एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की जो है वो डेवलप होगी, तो जो है देन दिस कैविटी विल नोन एज प्रिमिटिव प्राइमरी अम्बिलिकल वेसिकल। जब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के अंदर कैविटी अपेयर होगी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म दो लेयर्स में डिवाइड हो जाएगी, देन दिस प्राइमरी अम्बिलिकल वेसिकल जो होगा वो स्मॉल होगा साइज में, पिंच ऑफ हो जाएगा और नई कैविटी बन जाएगी विच इज नोन एज सेकेंडरी अम्बिलिकल वेसिकल। ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है ये सराउंड करेगी एमनियन को, साथ ही सेकेंडरी अम्बिलिकल वेसिकल को, एक्सेप्ट एट द साइट जहाँ पर ये कनेक्टिंग स्टॉक के साथ अटैच है। और कनेक्टिंग स्टॉक जो है वो फ्यूचर में अम्बिलिकल कॉर्ड बनाती है। ठीक है, ये तो था बेटा आप लोगों का इसका प्रीवियस नॉलेज जो हम लोगों ने देखा कि कैसे बनाई है। अब यहाँ पर हमारे पास रेमनेंट रह गया प्राइमरी अम्बिलिकल वेसिकल का, और ये तकरीबन डे 13 डे 14 तक ये सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद अगर हम आगे देखें नेक्स्ट अम्बिलिकल वेसिकल, आप लोगों को अल्ट्रासाउंड में अर्ली इन द 5th वीक में नजर आ जाएगा। ठीक है, अम्बिलिकल वेसिकल कैन बी ऑब्जर्व विद अल्ट्रासाउंड अर्ली इन द 5th वीक। उसके बाद क्या होगा कि 32 डेज पे अम्बिलिकल वेसिकल लार्ज होगा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा पीछे के पहले वो लार्ज होता है। 10 वीक्स तक द अम्बिलिकल वेसिकल हैज श्रंक, छोटा हो जाएगा साइज में, टू अ पीयर शेप रेमिनेंट, पीयर शेप रेमिनेंट की फॉर्म में रह जाएगा। ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलीमीटर इन डायमीटर तक होगा। और बेसिकली ये उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा मिड कट के साथ एक नैरो कनेक्शन के थ्रू विच इज नोन एज फेलो एंटारिक डक्ट, या फिर योग स्टॉक का नाम हम उसको देंगे। ठीक है, सो अम्बिलिकल वेसिकल जो होगा वो हमें 32 डेज पे लार्ज मिलेगा। 10 वीक्स तक वो उसका साइज जो होगा वो श्रंक होगा और एक पियर शेप रेमनेंट की फॉर्म में रह जाएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलीमीटर इन डायमीटर होगा। उसके बाद वो कनेक्ट होगा टू द मिड कट, मिड कट के साथ कनेक्ट होगा बाय नैरो फेलो एंटारिक डक्ट विच इज नोन एज योग स्टॉक। और 20 वीक्स तक क्या होगा कि अम्बिलिकल वेसिकल जो होगा वो बहुत छोटा रह जाएगा, देयरफॉर इट इज रियली नॉट विजिबल, और उसके बाद जो है वो विजिबल नहीं होगा। जो हमने बात की कि 10 वीक्स के बाद ये पियर शेप फॉर्म की में रह जाएगा, ये अम्बिलिकल वेसिकल है। और एक ये स्मॉल पियर शेप फॉर्म में है, ये आप लोगों को बड़ा करके दिखाया हुआ है, ये बिल्कुल छोटा सा एक पियर शेप फॉर्म में होता है। और ये मिड कट के साथ उस वक्त जो होता है इसका जो मेजर पोर्शन होता है वो मिड कट के साथ कनेक्ट होता है थ्रू अ नैरो स्टॉक विच इज नोन एज योग स्टॉक, या फिर ओम्फेलो एंटेरिक डक्ट। ठीक है, ये ओम्फेलो एंटेरिक डक्ट की आगे सिग्निफिकेंस है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ये याद रखो कि 10 वीक्स तक आहिस्ता, शुरू में इसका साइज लार्ज था जैसे मैंने आप लोगों को पिछले डायग्राम में दिखाया, आहिस्ता आहिस्ता इसका साइज जो होगा डिक्रीज होगा, और 10 वीक्स तक ये क्या होगा कि ये इसका साइज जो होगा वो श्रंक कर जाएगा, और ये एक क्लियर शेप सैक फॉर्म में रह जाएगा, और ये मिड कट के साथ कनेक्ट होगा थ्रू योग स्टॉक या फिर ओम्फेलो एंटेरिक डक्ट। ठीक है, आगे हम देखते हैं ये एक और डायग्राम में आप लोगों को वो बड़ा करके दिखाया हुआ था, ये आप लोगों को छोटा करके दिखाया हुआ है कि इसमें दिस वन इज दी एम्ब्रियो एमनियोटिक कैविटी, और यहाँ पर हमारे पास दिस वन इज द अम्बिलिकल कॉज सॉरी वेसिकल, ये एक क्लियर शेप फॉर्म में है, और यहाँ पर एक नैरो स्टॉक है दिस वन, और ये नैरो स्टॉक जो होती है इसको हम
योग स्टॉक या फिर हम फेलो एंटारिक डक्ट कहते हैं, और इसके थ्रू जो है इसका मेजर पोर्शन जो होता है वो मिड कट के साथ जो होता है वो कनेक्ट होता है। ठीक है, अच्छा। अब इसकी अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो प्रेजेंस ऑफ एमनियोटिक सैक एंड अम्बिलिकल वेसिकल और एमनियोटिक सैक जो कि अर्ली इन द डेवलपमेंट में जो आप लोगों को नजर आता है, बेसिकली ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि इट इनेबल्स अर्ली रिकग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, क्योंकि शुरू में एट द अर्लियर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी जब अल्ट्रासाउंड में बेसिकली आप लोग देखते हो गेस्टेशनल सैक को, तो उसमें आप लोगों को यॉर्क सैक बेसिकली इट इज द फर्स्ट एलिमेंट सीन विद इन द गेस्टेशनल सैक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, यूजुअली 8 के गेस्टेशन पे भी नजर आ सकता है। तो बेसिकली यॉर्क सैक जो है वो पहली चीज़ है जो आप लोगों को गेस्टेशनल सैक में नजर आएगी, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। इसकी वजह से एमनियोटिक सैक और अम्बिलिकल वेसिकल ये आप लोगों को इसकी वजह से जो है अर्ली रिकग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ एम्ब्रियो में हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब हम लोगों को इन्होंने ये बताया कि एम्बेलिकल वेसिकल जो होगा वो अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन में आप लोगों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक जो है वो रिकग्नाइज होगा। ठीक है, यानी कब तक आप लोगों को अल्ट्रासाउंड में नजर आएगा, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर आप लोग एम्बेलिकल वेसिकल को अल्ट्रासाउंड में रिकग्नाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस, ये तो था बेटा हम लोगों ने जो पढ़ा कि इसका स्ट्रक्चर कहाँ से डिराइव हुआ और उसके बाद कैसे कैसे ये शुरू में इसका साइज एनलार्ज था, उसके बाद ये रिग्रेस हुआ और 20 वीक्स तक ये बिल्कुल जो है वो स्मॉल साइज होने के बाद ख़त्म हो जाता है, नहीं नज़र आता। उससे पहले 10 वीक्स पे ये हमारे पास एक क्लियर शेप फॉर्म में रहता है और कनेक्टेड होता है टू द मिड कट बाय फेलो एंटारिक डक्ट। अब हम देखते हैं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके जो है कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जिनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं कि umbilical vesicle is essential for several reasons. First of all, it has a role in transfer of nutrients earliest stages of development. ठीक है, पहला रोल क्या है, ये ट्रांसफर करता है न्यूट्रिएंट्स को, ये हम देखते हैं कैसे, और अर्लीस्ट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे। नंबर 2 पे इसका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ब्लड सेल फॉर्मेशन, ब्लड सेल डेवलपमेंट, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ डिटेल में, जिसको हम एरिथ्रोपोइसिस का नाम देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वन विल बी द कि एंडोडर्म जो होगी अम्बिलिकल वेसिकल की, वो बेसिकली एपिथेलियम बनाती है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्री केनाल की। इसके अलावा जो हॉलो ब्लिस्टर्स है उनकी एपिथेलियम जो होगी वो डिराइव होगी फ्रॉम द अम्बिलिकल वेसिकल। एंड द अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस प्राइमोडियल जर्म सेल्स होंगे वो एंडोडर्मल लाइनिंग ऑफ द अम्बिलिकल वेसिकल से अपेयर होंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को एग्जाम में एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकती है और वैसे भी आप लोगों से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं umbilical vesicle is essential for several reasons. First of all, it has a role in transfer of nutrients. Transfer of nutrients to the embryo. embryo को कब करेगा, during the second and third weeks. सेकेंड और थर्ड वीक में जो ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगी एम्ब्रियो को वो थ्रू दिस umbilical vesicle होगी। ठीक है, क्योंकि उस वक्त क्या होगा, यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन जो होती है वो उस वक्त एस्टैब्लिश हो रही होती है। तो अर्लीस्ट जो स्टेजेस में ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगी टू द एम्ब्रियो वो थ्रू दिस अम्बिलिकल वेसिकल होगी। अब होता क्या है कि ये अम्बिलिकल वेसिकल जो होता है वो सर्व करता है एज ऑर्गन ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द एम्ब्रियो ड्यूरिंग ए सर्टन पीरियड। ठीक है, सर्टन पीरियड उन्होंने बता दिया कौन सा है, सेकेंड और थर्ड वीक यानी अर्लीस्ट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और इसके अलावा ये ऑल्सो इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल सर्कुलेशन जो होती है एम्ब्रियो की, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और बेसिकली ये डिलीवर कैसे करता है न्यूट्रिएंट्स को टू द एम्ब्रियो, कि इसमें ये होता है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एम्ब्रियो को डिलीवर होते हैं बाय प्रिमिटिव एओर्टा के थ्रू जो है अम्बिलिकल वेसिकल जो है वो बेसिकली डिलीवर करता है न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो, टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। और एक प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम कहते हैं वाइट लाइन सर्कुलेशन। ठीक है, जो क्या क्या आप करके पढ़ोगे कि जो umbilical vesicle है रिस्पॉन्सिबल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल सर्कुलेशन एंड इज इन चार्ज ऑफ delivering nutrients via primitive aorta to the developing embryo. ठीक है, और through a process called white line circulation.
इस सर्कुलेशन में बेसिकली क्या होता है कि वाइट लाइन डक्ट होती है जिसके अंदर आर्टरीज और वेसल्स होती हैं, बेसिकली वेन्स और आर्टरीज होती हैं। और ये जो होती हैं बेसिकली डेवलप्स करती हैं सर्कुलेटरी सिस्टम बाय जो है एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है। तो अर्ली एम्ब्रियो में ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होती है बेसिकली ऑक्सीजन की ट्रांसफर और वेस्ट प्रोडक्ट की रिमूवल जो होती है वो बाय थ्रू दिस वाइट लाइन सर्कुलेशन के थ्रू होती है, जिसमें हमारे पास आर्टरीज और वेन्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, आगे अगर हम बात करें कि दिस सर्कुलेशन जो होती है ना यूजुअली डेवलप्स बिकॉज जो एम्ब्रियो के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 12 वीक तक डेवलप होता है, ठीक है। बाय दी 12 वीक उस वक्त तक जो होता है योग सैक जो होता है वो बेसिकली जो एम्ब्रिकल वेसिकल जो होता है उसकी सर्कुलेटरी फंक्शन जो होता है वो खत्म हो चुका होता है, ठीक है। तो उससे पहले पहले जो सर्कुलेटरी फंक्शन है, जो ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स का रोल है वो बेसिकली एम्ब्रिकल वेसिकल के थ्रू होगा। तो आप लोगों को याद रखना होगा कि सेकंड और थर्ड वीक के अंदर जो वाइट लाइन सर्कुलेशन ये जो होगा बेसिकली एम्ब्रियो को ट्रांसफर करेगा न्यूट्रिएंट्स, और रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स होगा वही इसके थ्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा फंक्शन इसका इंपॉर्टेंट है ब्लड सेल डेवलपमेंट। हम एरिथ्रोपोइसिस का नाम भी देते हैं। तो एरिथ्रोपोइसिस आप लोगों को याद हो हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोगों ने फीटल और एम्ब्रियोनिक और फीटल पीरियड डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों ने एरिथ्रोपोइसिस फॉर्मेशन पढ़ी थी कि कौन कौन से ऑर्गन्स में होती है और किस किस टाइप की होती है। तो सबसे पहले जो ब्लड सेल फॉर्मेशन होगी एम्ब्रियो में वो होगी इन द yolk sac या फिर अम्बिलिकल वेसिकल में, ठीक है। सो ब्लड सेल डेवलपमेंट फर्स्ट अकर्स इन द वेल वेस्कुलराइज्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, जो कि बेसिकली इसको कवर कर रही थी अम्बिलिकल वेसिकल को, मैंने आप लोगों को दिखाया था बिगनिंग इन द थर्ड वीक, ठीक है। कब स्टार्ट होगी ब्लड सेल फॉर्मेशन? सबसे पहले स्टार्ट होगी थर्ड वीक में इन द एक्सटेंडोनिक मेसोडर्म, जो कि बेसिकली एम्बिलिकल वेसिकल को कवर कर रहे हैं। एम्बिलिकल वेसिकल के अंदर यानी योक साइड के अंदर एरिथ्रोपोइसिस की जो है वो स्टार्ट होगी इन द थर्ड वीक में, और कंटिन्यू होगी टू फॉर्म देयर अंटिल हीमोपोएटिक एक्टिविटी बिगिंस इन द लिवर ड्यूरिंग द सिक्स्थ वीक, ठीक है। सो थर्ड वीक में एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस जो होगा वो स्टार्ट होगा इन द योक सैक एंड इट इज कंटिन्यूस टिल द सिक्स्थ वीक तक ब्लड सेल फॉर्मेशन जो होगी वो योक सैक में कंटिन्यू होगी। उसके बाद ये जो होगी वो एक्टिविटी जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी लिवर में, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि लिवर में सिक्स वीक पे ब्लड सेल फॉर्मेशन स्टार्ट होगी और उसके बाद देन इट विल शिफ्ट इनटू द स्प्लीन एट द एंड ऑफ 12th वीक। जहाँ तक आई थिंक मेरे ख्याल में 12th वीक ही था कि 12th वीक तक जो है वो फिर स्प्लीन में स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद स्प्लीन में जब हीमोपोएटिक एक्टिविटी कम होगी और उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी बोन मैरो में, ठीक है। तो बोन मैरो के बाद जो है वो ये जो ब्लड सेल फॉर्मेशन है ये कंटिन्यू होगी इन दी बोन मैरो। सो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे राइज करता है कि ब्लड सेल फॉर्मेशन जो है वो फीटल ये एम्ब्रियोनिक जो एज होती है इसमें कहाँ पे स्टार्ट होती है और किस टाइम पे होती है और किस किस ऑर्गन में होती है। तो सबसे पहले यॉर्क सैक आप लोगों ने पढ़ा एम्बिलिकल वेसिकल के अंदर थर्ड वीक में स्टार्ट होगी, सिक्स वीक तक यहाँ पर होगी। उसके बाद सिक्स वीक के बाद लिवर में स्टार्ट होगी, 12th वीक तक लिवर में कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद स्प्लीन में जो है वो एक्टिविटी जो होगी वो बिगिन होगी ब्लड सेल फॉर्मेशन की, और स्प्लीन के बाद एट द एंड जो है बोन मैरो में होगी और बोन मैरो में फिर वो फर्दर कंटिन्यू होती रहेगी आफ्टर टिल आफ्टर द बर्थ, ठीक है। ये बेटा सारी साइट्स हैं जहाँ पर ब्लड सेल फॉर्मेशन जो होगी वो स्टार्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इसका फंक्शन, एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन के फोर्थ वीक में क्या होता है, जो एंडोडर्म होती है अम्बिलिकल वेसिकल की इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू एम्ब्रियो एज द प्राइमोडियल कट। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि अम्बिलिकल वेसिकल जो होगा वो बिल्कुल नैरो एक पेयर शेप सैक की फॉर्म में रह जाएगा, और उस वक्त इसका मेजर पोर्शन जो होगा वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा इनटू द प्राइमोडियल कट, और वो कनेक्टेड हो जाएगा टू द गट के साथ बाय एम्फाइलोएंटेरिक डक्ट। तो उस इसकी एंडोडर्म जो होगी एम्बिलिकल वेसिकल की एंडोडर्म जो है बेसिकली कहाँ से ड्राइव हो रही है, फ्रॉम द एपिब्लास्ट से, जो कि हम लोगों ने शुरू में बात की थी। और ये एपिथेलियम किस किस की बनाएगा, गिव राइज टू द एपिथेलियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी, के एपिथेलियम ऑफ द ट्रेकिया, ब्रोंकाई
लंग्स और इसके साथ साथ एलिमेंट्री कैनाल यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम जो है, पूरे जीआईटी की जो है एपिथेलियम, और इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स, तीनों की एपिथेलियम कहाँ से डिराइव होती है? फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ द अम्बिलिकल वेसिकल। ठीक है। सो इसका एक और फंक्शन जो मैंने आप लोगों को बताया कि एंडोडर्म ऑफ द अम्बिलिकल वेसिकल गिव राइज टू द एपिथेलियम ऑफ ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड द होल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल का नाम भी लेते हैं। नेक्स्ट, अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन, प्राइमोडियल जर्म सेल्स। प्राइमोडियल जर्म हैं बेसिकली क्या है? आर एम्ब्रियोनिक प्रिकर्सर्स ऑफ स्पर्म एंड एग। ठीक है। और ह्यूमन प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो हैं वो बेसिकली फर्स्ट बिकम रेडिली रिकग्नाइजेबल एट 24 डेज। 24 डेज पे सबसे पहले रिकग्नाइज होते हैं प्राइमोडियल जर्म सेल्स। ये हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोगों ने फीटल पीरियड हम डिस्कस कर रहे थे, उस वक्त के प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो होंगे वो कब रिकग्नाइज होंगे? एट 24 डेज पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द एंडोडर्मल लेयर ऑफ द yolk sac। कहाँ पर रिकग्नाइज होंगे? एंडोडर्मल लेयर ऑफ yolk sac। और बेसिकली प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो हैं वो एम्ब्रियोनिक प्रिकर्सर्स हैं स्पर्म के और एग के। ठीक है। तो प्राइमोडियल जर्म सेल्स अपीयर होंगे इन द एंडोडर्मल लाइनिंग ऑफ द वॉल ऑफ द अम्बिलिकल वेसिकल। एंडोडर्मल लाइनिंग जो है वॉल ऑफ द अम्बिलिकल वेसिकल की, उसके अंदर अपीयर होंगे इन द 3rd वीक में। उसके बाद वहां से वो माइग्रेट करेंगे डेवलपिंग गोनेड्स के अंदर। ठीक है। और उस जगह पर जाके ये डिफ्रेंशिएट होंगे इनटू स्पर्मेटोगोनिया इन मेल्स में और oogonia इन फीमेल्स में। ठीक है। तो ये तो थी बेटा इसकी अम्बिलिकल वेसिकल की सिग्निफिकेंस। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि अम्बिलिकल वेसिकल जो है उसकी सिग्निफिकेंस में सबसे पहले ये अर्लीस्ट न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करता है टू द एम्ब्रियो को। ये अम्बिलिकल वेसिकल बाय ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू वाइट लाइन सर्कुलेशन बाय अ प्रिमिटिव एओर्टा, जिसमें हमारे पास वाइट लाइन डक्ट के अंदर वाइट लाइन आर्टरीज और वेन्स होती हैं और इसके थ्रू जो है ट्रांसफर होती है न्यूट्रिएंट्स की एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने इसका फंक्शन पढ़ा कि इट हैज़ अ रोल इन ब्लड सेल फॉर्मेशन। 3rd वीक में हमारे पास जो ब्लड सेल फॉर्मेशन होगी जिसको हम एरिथ्रोपोइसिस का नाम भी देते हैं, वो स्टार्ट होगी इन यॉर्क सैक यानी अम्बिलिकल वेसिकल के अंदर। और 6th वीक तक उसमें हमारे पास जो है वो ब्लड सेल फॉर्मेशन होती रहेगी। 6th वीक के बाद इट विल शिफ्ट इनटू द लिवर एंड देन इट विल कंटिन्यू इन द लिवर until the 12th वीक। 12th वीक के बाद ब्लड सेल फॉर्मेशन जो होगी वो स्प्लीन में स्टार्ट होगी और स्प्लीन के बाद जो है वो बोन मैरो में स्टार्ट होगी और वो कंटिन्यू होगी इन द एडल्ट एज में भी, एडल्ट्स में भी बोन मैरो में। ठीक है। इन द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द अम्बिलिकल वेसिकल के 4th वीक में क्या होगा कि एंडोडर्म जो होगी अम्बिलिकल वेसिकल की जब जर्म लेयर्स बन रहे हैं तो एंडोडर्म जो होगी अम्बिलिकल वेसिकल की वो बनाए एपिथेलियम बनाएगी, गिव राइज टू द एपिथेलियम ऑफ होल ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट जिसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। इसके अलावा ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स की एपिथेलियम डिराइव होगी फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ अम्बिलिकल वेसिकल। ठीक है। नेक्स्ट जो है प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो होंगे वो सबसे पहले अपीयर होंगे एट 24 डेज पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द एंडोडर्मल लाइनिंग ऑफ द yolk sac। ठीक है। तो प्राइमोडियल जर्म सेल्स अपीयर इन द एंडोडर्मल लाइनिंग ऑफ द वॉल ऑफ द अम्बिलिकल वेसिकल इन द 3rd वीक या फिर 24 डेज जो आप लोगों को बताया है। और उसके बाद यहाँ से माइग्रेट करके डेवलपिंग गोनेड्स तक जाएंगे और वहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट होंगे इनटू देयर रिस्पेक्टिव स्पर्मेटोगोनिया में होंगे इन द मेल्स एंड oogonia में डिफ्रेंशिएट होंगे इन द फीमेल्स। ठीक है बेटा। ये तो थे इसके फंक्शंस इंपॉर्टेंट जो मैंने आप लोगों को बताया है। नेक्स्ट, फेट ऑफ अम्बिलिकल वेसिकल हम लोग देखते हैं क्योंकि हम लोग साथ साथ देखते रहे हैं कि 10th वीक तक क्या होगा। स्मॉल वेसिकल रह जाएगा, अम्बिलिकल वेसिकल लाइज इन द कोरियोनिक कैविटी, उस वक्त बिटवीन द एमनियोटिक एंड कोरियोनिक सैक्स के दरमियान स्मॉल अम्बिलिकल वेसिकल जो होगा वो कोरियोनिक कैविटी के अंदर पड़ा होगा। जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस करेगी इसका साइज डिक्रीज होता जाएगा, इट एट्रोफी होता जाएगा और उसके बाद इवेंचुअली बिकमिंग वेरी स्मॉल। अगर आप लोग देखो डायग्राम, ये इस टाइम 10th उसकी बात की हुई है कि जब दिस वन इज द एमनियोटिक सैक, दिस इज द कोरियोनिक कैविटी और ये कोरियोनिक सैक है सारा। ठीक है। तो ये इस टाइम पे दिस इज द एम्बिलिकल वेसिकल और ये स्मॉल वेसिकल के फॉर्म में बिटवीन द एमनियोटिक कैविटी और एमनियोटिक सैक एंड द कोरियोनिक सैक के दरमियान में इन दी कोरियोनिक कैविटी जो है ये बड़ा हुआ है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है
ये हम लोगों ने बात की कि ये इसकी एट्रोफी होती जाती है जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस करेगी। इन वेरी अनयूजुअल केसेस, कुछ अनयूजुअल केसेस में जो कि बहुत रेयर होते हैं, अम्बिलिकल वेसिकल जो होता है वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी परसिस्ट करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने तो बात की थी ना कि 20th वीक तक ये बिल्कुल ही डिसअपेयर हो जाता है, उसके बाद नजर नहीं आता। लेकिन कुछ अनयूजुअल केसेस में जो कि बहुत रेयर हैं, अम्बिलिकल वेसिकल्स परसिस्ट थ्रू आउट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी थ्रू आउट परसिस्ट करेगा और अपीयर्स अंडर द एमनियन। उस वक्त ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? अपीयर्स अंडर द एमनियन एज ए स्मॉल स्ट्रक्चर के तौर पर अंडर द एमनियन ये प्रेजेंट होगा ऑन द फीटल सर्फेस ऑफ द प्लेसेंटा। ठीक है, फीटल सर्फेस ऑफ द प्लेसेंटा कहाँ पर है? बेसिकली कौन सी है? जहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड जो थी वो प्लेसेंटा के साथ अटैच थी। So, in very unusual cases, the umbilical vesicle persists throughout pregnancy and appears under the amnion as a small structure on the fetal surface of the placenta near the attachment of the umbilical cord. ठीक है, तो ये बहुत रेयर केसेस में जो है अम्बिलिकल वेसिकल परसिस्ट करेगा एक स्मॉल स्ट्रक्चर के तौर पर अंडर द एमनियन, और वहाँ पर जहाँ पर प्लेसेंटा जो होगा, जहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड जो होगी वो प्लेसेंटा के साथ अटैच होगी उसके उसके करीब। ठीक है, और ये जो परसिस्टेंस होगी अम्बिलिकल वेसिकल की, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगी। ठीक है, परसिस्टेंस ऑफ अम्बिलिकल वेसिकल इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस। अब हम बात करते हैं ओम्फैलोएंटेरिक डक्ट की, जो कि हम लोगों ने कहा था कि जो जब वो पेयर शेप आ जाएगा उस वक्त के नैरो स्टॉक के थ्रू ओम्फैलोएंटेरिक डक्ट, जिसको हमने कहा था या फिर योक स्टॉक का नाम दिया था, उसके थ्रू ये मिड गट के साथ अटैच होगा। अब ये ओम्फैलोएंटेरिक डक्ट जो है, जो कि अम्बिलिकल वेसिकल को मिड कट के साथ अटैच करेगी, ये डिटैच कब होगी? यूजुअली डिटैचेस फ्रॉम द मिड कट लोब बाय द एंड ऑफ 6th वीक। 6th वीक के एंड पे मिड कट लोब से ओम्फैलोएंटेरिक डक्ट जो होगी वो यूजुअली डिटैच हो जाती है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, इन अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ द एडल्ट, 2% ऑफ द एडल्ट में प्रॉक्सिमल इंट्रा एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द ओम्फैलोएंटेरिक डक्ट परसिस्ट। 2% केसेस में क्या होता है कि एम्फैलोएंटेरिक डक्ट का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, जो कि इंट्रा एब्डोमिनल है, वो परसिस्ट करेगा। और जब वो परसिस्ट करेगा तो उसको हम उस वक्त कहेंगे कि इट इज नोन एज एलियल डाइवर्टिकुलम या फिर मेकल्स डाइवर्टिकुलम। ठीक है, मेकल्स डाइवर्टिकुलम शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था, हम पढ़ेंगे। तो मेकल्स डाइवर्टिकुलम बेसिकली क्या है? इट इज द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ओम्फैलोएंटेरिक डक्ट व्हिच यूजुअली परसिस्ट इन अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ द एडल्ट्स में, और बेसिकली ये इंट्रा एब्डोमिनल पार्ट होता है। ठीक है, और ये जो होगा फिर परसिस्ट करेगा एज एन एलियल डाइवर्टिकुलम या फिर मेकल्स डाइवर्टिकुलम। बहुत इंपॉर्टेंट है मेकल्स डाइवर्टिकुलम, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? ज़्यादा डिटेल में तो बेटा आप लोग इसको सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस और क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको थोड़ा सा आगे बता देती हूँ। सो बेसिकली आइडियल डाइवर्टिकुलम या मेकल्स डाइवर्टिकुलम है क्या? ये परसिस्टेंट प्रॉक्सिमल इंट्रा एब्डोमिनल पार्ट है ओम्फैलोएंटेरिक डक्ट का, जो कि यूजुअली डिटैच हो जाती है 6th वीक पे फ्रॉम द मिड गट लोब से। ठीक है, अब ये हमारे पास दोबारा डायग्राम दिखाई हुई कि पेट इसका अम्बिलिकल वेसिकल का बताया, पेट शेप रह जाएगा। ये बेसिकली मिड कट होगी, ये यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड होगी, यहाँ से इंटेस्टाइन्स होंगे एब्डोमिनल में। तो बेसिकली मिड कट के साथ जो है ये नैरो स्टॉक जो है एम्फैलोएंटेरिक डक्ट बेसिकली ये है। ठीक है, तो एम्फैलोएंटेरिक डक्ट को उन्होंने कहा कि कुछ प्रॉक्सिमल पोर्शन के अगर वो रह जाएगा तो वो एलियल डाइवर्टिकुलम या मेकल्स डाइवर्टिकुलम बना देगा। वो हम आगे देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर एम्बिलिकल वेसिकल जो है वो पेयर शेप फॉर्म में है। आहिस्ता आहिस्ता इसका साइज और स्मॉल हो जाएगा, डिटैच जब हो जाएगा फ्रॉम द उससे मिड कट लूप से, ये एम्बिलिकल वेसिकल का रेमनेंट रह जाएगा, यहाँ पे रेमनेंट दिखाया हुआ है। और उसके बाद बाय द एंड ऑफ 20th वीक जो है ये कम्प्लीटली जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, फिर वो आगे आप लोगों को बताया हुआ कि एज अ रूल द डक्ट अंडरगोज कंप्लीट ऑब्लिटरेशन। डक्ट की जो है वो कंप्लीट ऑब्लिटरेशन कब होगी? बाय द 20th वीक। 20th वीक तक डक्ट की कंप्लीट ऑब्लिटरेशन हो जाएगी एज मोस्ट ऑफ द योक साइट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द डेवलपिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर मेकल्स डाइवर्टिकुलम की थोड़ी सी डिटेल बता रही हूँ, बट इन अबाउट 2% ऑफ केसेस इट्स प्रॉक्सिमल पार्ट परसिस्ट एज डाइवर्टिकुलम फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये एज ए डाइवर्टिकुलम के तौर पर परसिस्ट करेगा और इसको हम मेकल्स डाइवर्टिकुलम कहेंगे। प्रेजेंट कहाँ होगा? इट इज सिचुएटेड अबाउट 60 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू द इलियोसिकल वाल्व। इलियोसिकल वाल्व जो होगा उसके अबाउट 60 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल होगा, और ये अटैच हो सकता है बाय अ फाइब्रस कॉर्ड टू द एब्डोमिनल वॉल एट द अम्बिलिकस। इसके साथ साथ ये इट मे बी अटैच्ड
वाया फाइब्रस कॉर्ड, एक फाइब्रस कॉर्ड के थ्रू एब्डोमिनल वॉल के साथ भी अटैच हो सकता है एट द साइट ऑफ अम्बिलिकस। ठीक है, होता क्या है, समटाइम्स द नैरोइंग ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द इलियम इज सीन, जहाँ पे एम्फाइलोएंटेरिक डक्ट का रेमनेंट है वहाँ उसके ऑपोजिट जो होगी कुछ उसके ऑपोजिट जो होगा ल्यूमेन जो होगा आइलियन का, वो उसमें नैरोइंग भी समटाइम्स आप लोगों को नजर आती है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है इसकी, परसिस्टेंस ऑफ एम्फाइलोएंटेरिक डक्ट इन द फॉर्म ऑफ इलियल डायवर्टिकल या फिर मेटल दिस में डिस्पोज द पर्सन टू द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इसकी वजह से इंटेस्टाइन्स जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन जो होंगी वो स्मॉल जो कॉर्ड है उसके अराउंड जो है वो रैप कर सकती है, इसकी वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, एम्फाइलोएंटेरिक फिस्टुला बन सकता है। इसके अलावा सिमिलरली सिस्ट में फॉर्म विद इन अ रेमनेंट ऑफ द डक्ट, जो रेमनेंट डक्ट का रह गया उसके अंदर सिस्ट बन सकती है, और इट कैन आल्सो बी फाउंड विद इन द एब्डोमिनल कैविटी और द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ये बेटा आप लोग को एक डायग्राम दिखाई दी है एलियल डायवर्टिकुलम की। इलियम जो है वो लास्ट पार्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसके बाद एक इंट्राडोमिनल पार्ट जो रह जाएगा फेलो एंटेरिक डक्ट का, वो ये इलियल डायवर्टिकुलम है। दिस वन इज इलियल डायवर्टिकुलम, इसके अंदर ये बेसिकली अल्सर भी बन सकता है, ये इसमें दिखाया हुआ है। और कुछ जगहों पर आप लोगों को बताया था कि ये फाइब्रस बैंड के थ्रू एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच हो सकता है। ठीक है, ये फाइब्रस कॉर्ड है, इसके थ्रू ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच हो गया एट द साइट ऑफ अम्बिलिकस। ठीक है, ये इसकी इलियल डायवर्टिकुलम है और इसकी सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट बेटा जो आज का आप लोगों का टॉपिक है वो है एलेंटॉइस। अम्बिलिकल वेसिकल में बेसिकली आप लोगों को शुरू में थोड़ा सा उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे वो बना था, और उसके बाद उसकी फेट क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता शुरू में उसका साइज बड़ा होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज स्मॉल होता है, 10 फीट तक वो एक स्मॉल पीयर शेप फॉर्म में रह जाता है। उसके बाद वो एम्फाइलोएंटेरिक डक्ट के थ्रू जो है वो मिड गट के साथ अटैच होता है, 20th वीक तक जो है वो कम्प्लीटली रिग्रेस हो जाता है। और कभी कभार इसका जो होता है 2% ऑफ केसेस में इसका जो प्रॉक्सिमल इंट्राडोमिनल पार्ट होता है एम्फाइलोएंटेरिक डक्ट का, वो परसिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ एरियल डायवर्टिकुलम या मैकल्स डायवर्टिकुलम। और ये मैकल्स डायवर्टिकुलम बेसिकली फाइब्रस कॉर्ड के थ्रू एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच हो सकता है। इसके अंदर जो है इसकी वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती हैं, कोई सिस्ट बन सकती है इसके अंदर, और इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी जो ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को सीखने में पढ़ोगे। फिलहाल आप लोगों को इसके बारे में इतना आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों ने अम्बिलिकल वेसिकल की सिग्निफिकेंस पढ़ी, इसके मतलब मेन फंक्शंस में एक तो अर्ली ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो प्रोवाइड करता है, दूसरे नंबर पे ब्लड सेल फॉर्मेशन सबसे पहले अम्बिलिकल वेसिकल यानी कि योक साइट में स्टार्ट होती है इन द 3rd वीक। 4th वीक में जो एंडोडर्मल लाइनिंग सेल्स होते हैं अम्बिलिकल वेसिकल के, वो एपिथेलियम देते हैं, give rise to epithelium of trachea, bronchi, lungs and gastrointestinal tract. इसके अलावा primordial germ cells first of all in the 3rd week will appear in the endodermal lining of the umbilical vesicle, and then they differentiate into the, वहाँ से migrate करेंगे और वहाँ पे फिर आगे जाके differentiate होंगे इन मेल्स एंड ओगोनिया इन फीमेल्स। ठीक है बेटा, ये तो थी अम्बिलिकल वेसिकल की आप लोगों के समरी जो हम लोगों ने आज पढ़ा। नेक्स्ट जो बेटा हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है हमारे पास एलेंटॉइस। एलेंटॉइस भी हमारे पास एक अम्बिलिकल वेसिकल की तरह का ही एक स्ट्रक्चर है, और ये बेसिकली जो होता है ये 3rd वीक में हमारे पास ये है क्या, एलेंटॉइस भी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का, और इसका काम भी बेसिकली यही है कि ये रिमूव करता है वेस्ट को फ्रॉम द एम्ब्रियो। और एलेंटॉइस एंड योक सैक जो होंगे वो बेसिकली अम्बिलिकल कॉर्ड बनाएंगे, प्रोवाइडिंग ए कनेक्शन थ्रू विच ब्लड वेसल्स थ्रू विच फूड जो होगी वो फीटस तक पहुंचेगी और वेस्ट जो होंगे वहाँ से रिमूव होंगे। और टुगेदर विद दी पार्ट ऑफ द कोरियन दीज एलेंटॉइस और मेम्ब्रेन जो होंगे वो बेसिकली प्लेसेंटा बनाएंगे विच फिजिकली अटैच द एम्ब्रियो टू द यूट्राइन वॉल ऑफ इट्स मदर। ठीक है, होता क्या है एलेंटॉइस 3rd वीक यानी कि 16 डे पे ये अपेयर होता है हमारे पास एज ए सॉसेज लाइक डायवर्टिकुलम। ठीक है, ज़्यादा इसके लिए जो प्रॉपर टर्म है वो हम सॉसेज लाइक डायवर्टिकुलम यूज़ करते हैं, साइड लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, लेकिन इट अपेयर्स एट इन द 3rd वीक या फिर 16 डे पे एज ए
sausage like diverticulum from the caudal wall of the umbilical vesicle। ठीक है, अब आप लोग देखो इसको कि ये अपेयर कहाँ से हो रहा है, caudal wall of the umbilical vesicle that extends into the connecting stalk। umbilical vesicle से ये अपीयर होगा एज ए सॉसेज लाइक डाइवर्टिकुलम ऑन द 16th डे और उसके बाद एक्सटेंड कर जाएगा इनटू द कनेक्टिंग स्टॉक। इसलिए बेसिकली फ्यूचर में जो है कनेक्टिंग स्टॉक में बेसिकली फ्यूचर में आगे चेंज होना है इनटू द अम्बिलिकल कॉर्ड। बेसिकली ये सारी जो अम्बिलिकल वेसिकल है, एलेंटॉइड्स है और साथ इसकी जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है ये भी रोल प्ले करते हैं इन दी फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा एट द फ्यूचर। ठीक है, और इसी की वजह से जो है वो न्यूट्रिएंट्स होंगे। इस वजह से ही जैसे अम्बिलिकल वेसिकल का रोल है कि अर्ली ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो जो एलेंटॉइड्स है उसका भी रोल है कि ये इट इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ द एक्सक्रीशन जो होगी बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट्स की फ्रॉम द एम्ब्रियो। ठीक है, इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी जो होगी वो भी एम्ब्रियो से होगी, तो ये इसमें भी रोल है। अब होता क्या है, ड्यूरिंग द सेकेंड मंथ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट जो होगा एलेंटॉइड्स का वो डीजनरेट। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, इसके दो पार्ट्स होंगे, एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक और इंट्रा एम्ब्रियोनिक। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट जो होगा वो सेकेंड मंथ में डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, एलेंटॉइड्स जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है, इट इज नॉट फंक्शनल इन ह्यूमन ऑल्दो द एलेंटॉइड्स इज नॉट फंक्शन इन ह्यूमन एम्ब्रियोस। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर 3 रीजंस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, सबसे पहले जैसे कि अम्बिलिकल वेसिकल में हम लोगों ने पढ़ा था ब्लड सेल फॉर्मेशन होती है, इसी तरीके से ब्लड सेल फॉर्मेशन अकर्स इन इट्स वॉल ड्यूरिंग द 3rd to 5th वीक बिकॉज इट इज अपेयर फ्रॉम द कॉर्डल वॉल ऑफ द अम्बिलिकल वेसिकल। उसकी बेसिकली वहाँ से डाइवर्टिकुलम है। तो क्या होगा कि ब्लड सेल फॉर्मेशन जो होगी वो इसके वॉल में भी स्टार्ट होगी ड्यूरिंग द 3rd to 5th वीक, जैसे कि अम्बिलिकल वेसिकल में हो रही है। इसके अलावा इसके अंदर जब ये एक्सटेंड करेगा कनेक्टिंग स्टॉक के अंदर, बेसिकली इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और इसकी जो ब्लड वेसल्स होंगी वो परसिस्ट करेंगी एज दी अम्बिलिकल वेन एंड आर्टरीज। ठीक है, तो कनेक्टिंग स्टॉक के अंदर ये परसिस्ट एक्सटेंड कर रहा है। कनेक्टिंग स्टॉक फ्यूचर में अम्बिलिकल कॉर्ड बनाएगी और इसकी जो वेसल्स होंगी जो कि कनेक्टिंग स्टॉक के अंदर हैं बेसिकली एलेंटॉइड्स के अंदर, ये भी फ्यूचर में परसिस्ट करेंगी एज दी अम्बिलिकल वेन एंड आर्टरीज। तो बेटा इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट वो है फंक्शन जो है ह्यूमंस में वो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट हम लोगों ने बात किया कि ये डीजनरेट कर जाएगा ड्यूरिंग द सेकेंड मंथ। अब इंट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट की अगर हम बात करें, इंट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट जो होगा एलेंटॉइड्स का जो कि बेसिकली प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, ये क्या करता है, ये अम्बिलिकस से पास करेगा, पासिस फ्रॉम द अम्बिलिकस टू द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अम्बिलिकस से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर तक पास करेगा और उसके बाद फिर ये इसके साथ यूरिनरी ब्लैडर के साथ कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे यूरिनरी ब्लैडर एनलार्ज होगा, द एलेंटॉइड्स जो होगा, एलेंटॉइड्स का जो प्रॉक्सिमल पार्ट जो कि कॉन्टिन्यू होता है विद यूरिनरी ब्लैडर के साथ। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा इंट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट जो था वो सारा का सारा डीजनरेट हो गया। जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट है एलेंटॉइड्स का विद इन द एम्ब्रियो, बेसिकली उसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो क्या करेगा, पास करेगा अम्बिलिकस से टू द यूरिनरी ब्लैडर तक, अम्बिलिकस से यूरिनरी ब्लैडर तक पास करेगा और उसके बाद उसके साथ कॉन्टिन्यू हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे ब्लैडर जो होगा उसका साइज एनलार्ज होगा, एलेंटॉइड्स जो था जो कि ब्लैडर के साथ कॉन्टिन्यूस था वो कंस्ट्रिक्ट होता जाएगा। कंस्ट्रिक्ट होने के बाद क्या होगा कि उसका एक थिक फाइब्रस कॉर्ड की फॉर्म में आ जाएगा और थिक फाइब्रस कॉर्ड को बेसिकली हम यूरेटस का नाम देते हैं। ठीक है, सो एज द ब्लैडर एनलार्जेस द एलेंटॉइड्स कंस्ट्रिक्ट एंड बिकम्स अ थिक फाइब्रस कॉर्ड द यूरेटस। एडल्ट्स में क्या होता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है बेसिकली यूरेटस की? इन एडल्ट्स द यूरेटस इज ट्रांसफॉर्म या फिर रिप्रेजेंटेड एज द मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। द यूरेटस जो है वो एडल्ट में देन इट इज फॉर्म एज द मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, ये चेंज हो जाएगा इनटू द मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। सिंपली आप ऐसे कह सकते हो कि मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द यूरेटस, जो कि बेसिकली थिक फाइब्रस बैंड है एलेंटॉइड्स का जो कि कॉन्स्ट्रिक्ट करके यूरेटस बनाता है और एडल्ट्स में दिस यूरेटस विल चेंज इनटू द मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। ये इसकी सिग्निफिकेंस है। ठीक है, एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है कि मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट कहाँ से डिराइव होता है। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए यूरेटस है, और यूरेटस कह के एलेंटॉइड्स है जो कि कॉन्स्ट्रिक्ट करके एक फाइब्रस कॉर्ड बना देता है जिसको हमने यूरेटस का नाम दिया। अब दिस मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट जो होता है ये बेसिकली कहाँ पर होता है, एक्सटेंड करता है एपेक्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर।
यूरिनरी ब्लैडर की एपेक्स एक्सटेंड करेगा, अम्बिलिकस तक जाएगा, ठीक है। और आगे इसकी फर्दर सिग्निफिकेंस और इसका रोल जो है आप लोग इंशाल्लाह सेकंड ईयर में करोगे। ये बेटा बेसिकली आप लोगों को एलन टॉयज की जो सारी स्टोरी मैंने आप लोगों को पीछे सुनाई है वो डायग्राम में दिखाई हुई है। इसमें सबसे पहले अर्ली एम्ब्रियो आप लोगों को दिखाया हुआ है, दिस इज द अम्बिलिकल वेसिकल, इसके ऊपर ये एम्ब्रियो है और इसके ऊपर एमनियोटिक सैक है। अम्बिलिकल वेसिकल का जो कॉर्डल पार्ट है, ठीक है, कॉर्डल वॉल, वहाँ से एक सॉसेज लाइक डायवर्टिकुलम अराइज करता है एट डे 16 पे या थर्ड वीक पे, विच इज नोन एज एलन टॉयज, ठीक है। हम लोगों ने कहा था कॉर्डल वॉल ऑफ द अम्बिलिकल वेसिकल से ये अराइज करेगा एज ए सॉसेज लाइक डायवर्टिकुलम। नेक्स्ट कहाँ पे एक्सटेंड करेगा, इनटू द कनेक्टिंग स्टॉक, दिस वन इज द कनेक्टिंग स्टॉक। कनेक्टिंग स्टॉक जो होगी वो फर्दर चेंज होगी इनटू द अम्बिलिकल कॉर्ड में, और अम्बिलिकल कॉर्ड देन अटैच होगी टू द प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा बेसिकली कॉरियन जो बनाता है उसका पार्ट दिखाया हुआ है। सो बेसिकली एलन टॉयज यहाँ से डिराइव हो रहे हैं एज ए डायवर्टिकुलम, एक्सटेंड कर रहा है इनटू द अम्बिलिकल वेसिकल। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये एलन टॉयज दिस वन, दिस येलो लाइन एक थिन सा एक बैंड से दिखाया हुआ है, ये एलन टॉयज जो होगा। अब ये इसका इंट्राएम्ब्रियोनिक पार्ट दिखाया हुआ है, ठीक है। अब ये एम्ब्रियो के अंदर है, इंट्राएम्ब्रियोनिक पार्ट जो है ये कंटिन्यू होगा विद द ब्लैडर, दिस वन इज द ब्लैडर। इंट्राएम्ब्रियोनिक पार्ट का भी जो प्रॉक्सिमल पार्ट है अब ये कंटिन्यू हो जाएगा विद द ब्लैडर के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है, जो इसका इंट्राएम्ब्रियोनिक पार्ट का प्रॉक्सिमल पार्ट था, यहाँ पर ये थिक फाइब्रस बैंड की फॉर्म में आ गया, थिक फाइब्रस बैंड या फिर कॉर्ड की फॉर्म में, ठीक है। जब ये यूरिनरी ब्लैडर एनलार्ज होगा साइज में, तो ये जो एलन टॉयज का प्रॉक्सिमल पार्ट था ये भी अब थिक फाइब्रस बैंड की फॉर्म में आ जाएगा, और इस बैंड को अब हम यूरेकस का नाम देंगे, ठीक है। देन दिस इन दिस साइड इट इज नोन एज यूरेकस। और ये यूरेकस आफ्टर बर्थ यानी कि एडल्ट्स में, या आफ्टर बर्थ की डायग्राम दिखाई हुई है, एडल्ट्स में दिस यूरेकस विल चेंज इनटू मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, ठीक है। ये मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट दिखाया है, और ये मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट बेसिकली एक्सटेंड करेगा। ये ब्लैडर है हमारे पास, दिस वन इज द ब्लैडर, दिस इज द एपेक्स ऑफ द ब्लैडर, एपेक्स ऑफ द ब्लैडर से एक्सटेंड करेगा टू द अम्बिलिकस, ठीक है। लिगामेंट की सिग्निफिकेंस भी होती है वो जो कि आप लोग फर्दर आगे पढ़ोगे। बेसिकली आप लोगों को क्वेश्चन यूरेकस एलन टॉयज में क्या आ सकता है, व्हाट इज एलन टॉयज, बेसिकली इट इज ए सॉसेज लाइक डायवर्टिकुलम जो कि अराइज करती है फ्रॉम द कॉर्डल वॉल ऑफ द अम्बिलिकल वेसिकल, और अर्ली ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट में इसका रोल होता है। एलन टॉयज जो होगी ये देन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट इसका डिजनरेट हो जाएगा, इंट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट जो होगा वो कंटिन्यू होगा, और इसका जो प्रॉक्सिमल पोर्शन होगा वो एक्सटेंड करेगा और कंटिन्यू होगा विद द यूरिनरी ब्लैडर। एज द यूरिनरी ब्लैडर एनलार्जेस जो वो थिक फाइब्रस कॉर्ड की फॉर्म में चेंज हो जाएगा विच इज नोन एज यूरेकस। और यूरेकस बेसिकली इसका डेरिवेटिव है एडल्ट में किस पे चेंज होगा इनटू द मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, जो कि बेसिकली कहाँ पर होता है, एपेक्स ऑफ द ब्लैडर से लेकर टू द अम्बिलिकस तक ये अटैच हो जाता है, ठीक है। इसके बाद इतनी सी कहानी है। अच्छा, एलेंटॉइक सिस्ट एक इसका क्लिनिकल है इसका, देखिए एलेंटॉइक सिस्ट, इसमें क्या होता है कि एक सिस्टिक मास है, सिस्टिक मास इन द अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर एक सिस्टिक मास जो होता है वो अपेयर हो जाता है, मे रिप्रेजेंट द रिमेन्स ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट ऑफ द एलेंटॉइस। हम लोगों ने बात की थी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट जो होगा एलेंटॉइस का वो डिजनरेट कर जाता है बाय द 20th वीक तक वो डिजनरेट कर जाता है, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट जो हो जाता है वो उसका कुछ पार्ट जो होता है वो परसिस्ट कर जाता है, तो सो वो सिस्टिक मास की फॉर्म में इन द अम्बिलिकल कॉर्ड में रिप्रेजेंट द रिमेन्स ऑफ एम्ब्रियोनिक पार्ट ऑफ द एलेंटॉइस, ठीक है। तो एलेंटॉइक सिस्ट बेसिकली हम क्या कहेंगे कि एक सिस्टिक मास होगा इन द अम्बिलिकल कॉर्ड में, और ये सिस्टिक मास बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा रिमेन्स ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट ऑफ एलेंटॉइस। इंट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट जो था वो तो यूरेकस में, और यूरेकस से फिर मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट में चेंज हुआ, जबकि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट नॉर्मली डिजनरेट कर जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ये एज ए सिस्टिक मास के तौर पर अम्बिलिकल कॉर्ड में जो है वो रिमेन कर जाता है। अब इसके आगे फर्दर क्या होता है कि दिस सिस्ट यूजुअली ये रिजॉल्व हो जाती है, ठीक है, विदाउट एनी ट्रीटमेंट, बट दे मे बी एसोसिएटेड विद एन ओम्फैलोसील, लेकिन कुछ कंडीशंस में ये कंजाइनल ओम्फैलोसील के साथ भी एसोसिएट करती हैं।
कंजेनिटल ओम्फैलोसील, ओम्फैलोसील बेसिकली बेटा क्या होता है? कंजेनिटल हर्निएशन ऑफ विज़रा इनटू द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। विज़रास की जो हर्निएशन होगी ना अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर, कंजेनिटल हर्निएशन ऑफ विज़रास इनटू द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, इसको हम ओम्फैलोसील कहते हैं। तो एम्फैलोसील को भी डिटेल में आप लोग इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, जब आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे। आप लोगों ने एलेंटॉइक सिस्ट के साथ बेसिकली याद रखना है कि एलेंटॉइक सिस्ट जो होती है वो यूजुअली रिजॉल्व हो जाती है खुद ब खुद, लेकिन कुछ कंडीशन एसोसिएटेड होती है विद एन एम्फैलोसील व्हिच इज द कंजेनिटल हर्निएशन ऑफ विज़रा इनटू द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, तो था बेटा आज का आप लोगों का लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने अम्बिलिकल वेसिकल और एलेंटॉइस छोटा सा टॉपिक था। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को एलेबोरेट करके समझाऊं, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें बेसिकली हम लोगों ने इसमें बेसिकली बेटा हम लोगों ने जो है अम्बिलिकल स्ट्रक्चर जो है और उसकी सारी चीज़ें पढ़ी हैं। कौन सी स्लाइड बेटा आप लोगों को समझ नहीं आई थी, आप पूछ सकते हो। जिस बच्चे ने पूछा था कि कौन सी स्लाइड बैक करनी थी, अंबर के फैल, बेटा आप बता दो कौन सी स्लाइड आप दोबारा देखना चाह रहे हो, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है बेटा, अच्छा आप लोगों को बेटा जो समझ नहीं आई आप पूछ सकते हो। ये आप लोगों को मैं अम्बिलिकल वेसिकल का ये जो हम लोगों ने शुरू में इंट्रोडक्शन लिया था, ये बेसिकली आप लोगों के शुरू के चैप्टर्स में है। आप लोग वहाँ से इसको थोड़ा सा रीड करोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि शुरू में ये कैसे है। ठीक है बेटा, और कोई चीज़ जो आप लोगों को समझ नहीं आई आप पूछ सकते हो। अम्बिलिकल वेसिकल कैसे बना, और पहले प्रिमिटिव यॉर्क सेल था, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, उसके बाद इसकी रिग्रेशन जो है वो कैसे हुई 10th वीक तक। ये इसका स्मॉल साइज जो होगा वो स्मॉल होगा, आहिस्ता आहिस्ता 20th वीक तक ये डिजनरेट हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट में आप लोगों को यही पता होना चाहिए कि शुरू में स्मॉल साइज जो होगा वो लार्ज होता है, आहिस्ता आहिस्ता इसका साइज स्मॉल होता है। स्मॉल होने के बाद प्लेट शेप फॉर्म में, उसके बाद हम फाइलोंटेरिक डक्ट क्या चीज़ है, उसके परसिस्टेंट की वजह से मेटल डाइवर्टिकुलम कैसे बना, ये सारी चीज़ें बेटा आप लोगों को मैंने बताई हैं। आई होप आप लोगों को बेटा समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इंशाल्लाह ईद से पहले हमारा लास्ट लेक्चर होगा ट्यूसडे नहीं थर्सडे को बेटा हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे ट्विन प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है बेटा वो आप लोग इंशाल्लाह ज़रूर देखना। बिल्कुल वेजिकल की फॉर्मेशन डायग्राम से ही आप लोगों को समझ आ जाएगी। उसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है, फेट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं वो इंपॉर्टेंट है। इसमें मेटल्स डाइवर्टिकुलम क्या है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और थोड़ी सी उसकी डिटेल आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद एलन टॉयस में बेसिकली यही है, एलन टॉयस और एम्बिलिकल वेसिकल दोनों बेसिकली इकट्ठे स्ट्रक्चर है और इनका इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है ह्यूमन से। थोड़ा बहुत जो है एलन टॉयस का कि वो फर्दर यूरेकस बनाता है, और यूरेकस जो है वो अडल्ट में क्या चीज़ बनाता है बेसिकली वो आप लोगों को पता होना चाहिए, मीडियन एम्ब्लाइकल लिगामेंट। और आई थिंक बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बेटा फिर हम लोग ट्विन प्रेगनेंसी डिस्कस करेंगे। आप लोगों को कुछ ना समझ आए तो आप इसी तरीके से पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़। जरा बेटा अगले लेक्चर में कोशिश करूँगी कि और ऊंची बोल सकूँ। मैं तो अपनी पूरी कोशिश करती हूँ ऊंचा बोलने की, आवाज़ अब पता नहीं क्यों क्लियर नहीं आती। चलो ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का टाइम हो रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे।